चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बाकी के टॉपिक्स, जैसे लोकसभा हमने डिस्कस किया, राज्यसभा हमने डिस्कस किया, लोकसभा के मेंबर्स के बारे में डिस्कशन किया, राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे लोकसभा के स्पीकर के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं लोकसभा के का स्पीकर कैसे आता है। जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि लोकसभा होती है और लोकसभा के अंदर एक स्पीकर होता है। ठीक है, लोकसभा के अंदर एक स्पीकर होता है। वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो कौन है? वो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, कौन है? ओम बिरला। ओके, अब ये स्पीकर आता कैसे है? सबसे पहले समझिए, स्पीकर में दो कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, और एक होते हैं हमारे पास स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। हम जानते हैं कि लोकसभा जो है ना एबॉलिश हो जाती है। क्या होती है? लोकसभा एबॉलिश आफ्टर 5 ईयर। 5 सालों के पश्चात लोकसभा समाप्त हो जाती है ना। जब लोकसभा समाप्त हो जाती है तो लोकसभा के सभी सदस्य का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जब न्यू लोकसभा अपॉइंट होती है, न्यू लोकसभा आती है, तो उस न्यू लोकसभा को संचालित करने के लिए किसी एक मुखिया यानी स्पीकर की जरूरत होती है। न्यू लोकसभा जो होती है, न्यू लोकसभा नीड्स स्पीकर। बट क्योंकि जितने भी सदस्य थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया लोकसभा में, अब हमारे पास स्पीकर तो रहा नहीं, तो इस नई लोकसभा को संचालित करने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है, इज अपॉइंटेड। अब ये प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, ठीक है जी। तो प्रोटेम स्पीकर आपको समझ में आया कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लीजिए जो एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा थ्योरी पार्ट लिखिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा वैकेट्स, द स्पीकर ऑफ लोकसभा वैकेट्स, जो अभी बताया उसी को लिखवा रहा हूं। ठीक है, हिज और हर सीट immediately before the first meeting, immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha, newly elected Lok Sabha। बात समझ में आई?
यही कहा गया आपसे कि एक संविधान के अनुसार स्पीकर ऑफ लोकसभा अपने पद का त्याग कर देते हैं नई लोकसभा के आने से पहले, ठीक है। और इसी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ लोकसभा एज द स्पीकर ऑफ प्रोटेम स्पीकर। अगर हम कहें कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा का सदस्य में कौन होता है, तो सीनियर मोस्ट जो होंगे, सीनियर मोस्ट, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहें कि प्रोटेम स्पीकर को ओथ कौन दिलवाता है, शपथ कौन दिलवाता है, तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाने का प्रावधान जो है वो प्रेसिडेंस एडमिनिस्टर्स, ठीक है ना। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रोटेम स्पीकर। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाने का प्रावधान जो मिलता है वो किसको मिलता है, प्रेसिडेंट को मिलता है। तो प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। क्लियर है ये बात। अब आइए कुछ पॉइंट्स जो पहले चलते थे उनसे संबंधित हम डिस्कस करते हैं। लास्ट स्लाइड देखनी है, देखिए। इन 1921 में सबसे पहले स्पीकर का कंसेप्ट 1921 में फ्रेडरिक वाइट एंड सच्चिदानंद सिन्हा ठीक है, वर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट स्पीकर, ऑफ इंडिया एज द फर्स्ट स्पीकर, ठीक है। तो अगर पहले स्पीकर की बात की जाए तो 1921 में फ्रेडरिक वाइट एंड सच्चिदानंद सिन्हा वर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज द फर्स्ट स्पीकर, ठीक है, एंड द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर, ठीक है जी। तो इसी में लिख देते हैं फर्स्ट स्पीकर एंड फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर। तो अब यहां पर आपको इन दो नाम में ध्यान हो जाना चाहिए कि फ्रेडरिक वाइट जो हैं वो पहले स्पीकर थे। फ्रेडरिक वाइट जो थे WHYTE थे इनका, और डिप्टी स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। ये आपको याद रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 1925। इन 1925 वित्तल भाई, इनको थोड़ा सा, विट्ठल भाई जे पटेल, ठीक है, फर्स्ट इंडियन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन, और साथ में ही फर्स्ट इलेक्टेड,
फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर की बात आती है। ये तब की बात हो रही है जब भारत आजाद नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आएगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, नाम याद रखिएगा, जीवी मावलंकर। और एक नाम और, थोड़ा लंबा नाम है, इसको नोट कर लीजिए, अनंत शयनम। अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो जीवी मावलंकर और अनंत शयनम अयंगर ये अपॉइंट होते हैं किस पे? स्पीकर पे, स्पीकर के पद पे बाद में, और फिर ये डिप्टी स्पीकर पे। लेकिन आपको याद ये रखना है कि जीवी मावलंकर कंटिन्यूज, ठीक है, टिल 1957। ठीक है, तो जीवी मावलंकर की विशेषता ये रहेगी कि 1946 से 1956 तक ये कार्यरत रहेंगे एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनता है जीवी मावलंकर का। ये हमेशा पूछा जाता है कि पहले आजाद भारत के पहले स्पीकर कौन बने थे? तो जीवी मावलंकर बने थे। वो 1946 से 1956 तक वही रहे थे। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, शुरू करते हैं स्पीकर की शुरुआत। संविधान के अनुसार क्या होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, अब हम संविधान पर बात करते हैं। स्पीकर, स्पीकर होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस। ठीक, स्पीकर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेरिमोनियल हेड ऑफ द लोकसभा। तो क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेरिमोनियल हेड होता है। संवैधानिक पद है स्पीकर का, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेरिमोनियल हेड ऑफ द लोकसभा। तो आपसे पूछे कभी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा संवैधानिक पद है या असंवैधानिक पद है, तो आपको बताना है कि एक संवैधानिक पद है। स्पीकर का काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर, स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए? मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस। मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डेकोरम इन हाउस, ये इसका फर्स्ट काम है। ठीक है ना, इसके अलावा भी उसके पास कई सारे कार्य होते हैं, बट
जो मेन इसका काम है वो ये है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डेकोरम इन हाउस। अगला नोट करें, he represents the Lok Sabha. He represents the Lok Sabha in its relation with the President of India. In its relation with the President of India. ठीक है, साथ में ही आप डाल सकते हैं राज्यसभा को भी लेके चलता है और एक्सटर्नल बॉडीज भी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ही रिप्रेजेंट्स द लोकसभा इन इट्स रिलेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और एक्सटर्नल बॉडीज। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्शन ऑफ द लोकसभा स्पीकर। इलेक्शन ऑफ द लोकसभा स्पीकर, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लोकसभा का स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? इलेक्टेड बाय द लोकसभा, इलेक्टेड बाय द लोकसभा मेंबर्स। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव में लोकसभा के सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ओनली सिटिंग मेंबर्स जो हैं लोकसभा के आर एलिजिबल टू इलेक्ट। ओनली सिटिंग मेंबर्स आर एलिजिबल। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर के चुनाव में जो भी लोकसभा के सदस्य हैं, कार्यरत सदस्य हैं, वो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। अब इलेक्शन डेट, इलेक्शन डेट इज फिक्स्ड बाय, इलेक्शन डेट इज फिक्स्ड बाय, किसके द्वारा किया जाता होगा? आप बता सकते हैं क्या? इलेक्शन डेट इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव की तारीख जो होती है वो किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। ठीक है, और डेट की ये विशेषता है कि डेट जितना जल्दी हो जाए पहली सीटिंग लोकसभा के होने के बाद, तो एज सुन एज द फर्स्ट सीटिंग ऑफ लोकसभा इज कंडक्टेड, जितना जल्दी लोकसभा का पहला बैठक हो और उससे तुरंत बाद इसका जो बैठक होती है उसके बाद इलेक्शन कराया जा सकता है। अगला देखते हैं टेन्योर ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है जी, टेन्योर ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कार्यकाल कितने समय का होता है, कोई बताएगा? देखिए, वैसे लोकसभा का टेन्योर 5 इयर्स का होता है, लेकिन जब इसको आप लिखते हैं तो आप इसको ऐसे लिखते हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। टेन्योर जो है वो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ
ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। ठीक है, कभी ऐसा लिख कर आए तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लोकसभा की लाइफ कितनी होती है? लोकसभा की लाइफ होती है 5 ईयर की। लेकिन इन केस अगर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए इन ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो उसके कार्यकाल को भी बढ़ाया जा सकता है। तो टेन्योर ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा जो आता है वो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा होती है। जितने समय के लिए लोकसभा कार्यरत रहेगी तब तक के लिए वो रहेगा। बट आपके ऑप्शंस में 5 ईयर मिलता है, तो 5 साल ही लोकसभा का कार्यकाल होता है। 5 साल उसका कार्यकाल आप मार्क करके आएंगे, और 5 साल नहीं है तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा जैसी सेंटेंस लिखा गया है तो आप उसको मार्क करके आएंगे। ठीक है, अब अगला है स्पीकर हैज टू वैकेट। स्पीकर हैज टू वैकेट हिज और हर सीट। कब करना पड़ता है? तो इसके लिए 3 केसेस हैं, 3 केसेस। 3 केसेस होते हैं। जैसे पहला आप ले सकते हैं, फर्स्ट रीजन ले सकते हैं, सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा की सदस्यता उसकी भंग कर दी जाए तो वो लोकसभा का स्पीकर नहीं रहेगा। दूसरी बात है रिजाइंस बाय राइटिंग। रिजाइंस बाय राइटिंग किसको रेजिग्नेशन देगा? रिजाइंस बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर। टू द डिप्टी स्पीकर। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन आता है उसकी सदस्यता भंग हो सकती है रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन। रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन। ठीक है, अब रिजोल्यूशन जो है वो किसके द्वारा पास किया जाएगा? पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। आई बात समझ में? यहां एक पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख लीजिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर ये है कि जब तक नया लोकसभा की बैठक नहीं होती है, देखिए किसी का भी पद तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक कोई दूसरा व्यक्ति किसी नए पद पर नहीं आ जाता है। आई बात समझ में? मान लीजिए लोकसभा की अंतिम बैठक हो गई, लोकसभा का इलेक्शन का डेट भी डिक्लेयर हो गया, लेकिन लोकसभा का इलेक्शन का परिणाम आने तक या लोकसभा के परिणाम आने के बाद नए पद पर किसी नए प्रधानमंत्री के आने का, नए मिनिस्टर्स के आने का, नए स्पीकर के आने का फैसला नहीं हो जाता है, तब तक हर व्यक्ति अपने पद पर कार्यरत होता है। अदरवाइज आप सोचेंगे कि महीने जैसे 1 महीना पूरा लगता है ना इलेक्शन का, तो उस दौरान में क्या कोई कार्यरत नहीं होता है? रहता है, पुराना ही आदमी अपनी सीट पे कार्यरत रहता है जब तक कि नया व्यक्ति अपॉइंट होकर ना आ जाए। आई बात समझ में आपको? तो इसका मतलब यही है कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा डज नॉट वैकेट, कोई भी नहीं खाली करता है जब तक कि नया व्यक्ति नहीं आता है। ठीक है, तो स्पीकर डज नॉट वैकेट, does not vacate seat, does not vacate seat till the newly elected Lok Sabha meet।
till the newly elected लोक सभा मीट, है ना। और मान लीजिए इन केस अगर स्पीकर का पद उस दौरान में खाली हो जाता है तो फिर उस पद को दोबारा से भरा जाता है, भले 1 महीने के लिए भरा जाए, 2 महीने के लिए भरा जाए, लेकिन लोकसभा के सभी सदस्य मिल करके उस सीट पर नए व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब तक नई बैठक ना हो जाए, नई बैठक ना आ जाए, तब तक हर एक व्यक्ति अपने कार्य पर कार्यरत रहता है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं शपथ की, ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन की बात करें हम लोकसभा के स्पीकर की, तो क्या बनेगा? देखिए, संविधान में लोकसभा के स्पीकर को शपथ दिलाने का प्रावधान नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो द स्पीकर ऑफ लोकसभा while assuming his her office does not make a subscribe to any separate oath or affirmation. No separate oath and affirmation procedure for the speaker of the Lok Sabha. ठीक है, कोई भी सेपरेट ओथ और अफर्मेशन का प्रोसीजर नहीं है लोकसभा के स्पीकर के लिए, लेकिन आप नोट डाउन कर सकते हैं कि वो अपनी सभा में, ठीक है, सभा की गरिमा को बरकरार रखने की शपथ सभा के समक्ष लेता है, ठीक है। और उसका जो शपथ प्रावधान होता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक है। ही टेक्स ओथ as member of as the member of the Lok Sabha, ठीक है, क्लियर है। तो वो लोकसभा के सदस्य के तौर पर जिस तरीके से लोकसभा के सभी सदस्य शपथ लेते हैं, उसी प्रकार से लोकसभा में वो शपथ लेता है, लेकिन लोकसभा के समक्ष वो लोकसभा की गरिमा को बरकरार रखने के लिए, है ना, एज ए लोकसभा स्पीकर वो शपथ लेता है, लेकिन अलग से कौन इनको शपथ दिलाता है इसका कोई प्रावधान नहीं है। अगर हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर के रिमूवल का प्रावधान क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट आप मार्क करें, लोकसभा के सदस्य एक रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन पास अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट हिम, ठीक है, अगेंस्ट हिम। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिजोल्यूशन पास करने के लिए मिनिमम 50 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। मिनिमम मेंबर्स जो होने चाहिए इसके लिए वो 50 की संख्या होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य को हटाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की पुष्टि होनी चाहिए। दूसरी बात, 14 डेज प्रायर नोटिस देना होता है, ठीक है, 14 डेज प्रायर नोटिस देना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 14 दिन का प्रायर नोटिस देना होता है। अब इस ड्यूरिंग दिस पीरियड
ड्यूरिंग दिस, अगर मान लीजिए 50 लोगों का सिग्नेचर हो जाता है तो 14 दिन पहले प्रायर नोटिस देना होता है। और आपको ध्यान ये रखना है कि लोकसभा का स्पीकर अपने पद पर कार्यरत नहीं होता है। ड्यूरिंग दिस स्पीकर डजेंट वर्क एज स्पीकर। इस दौरान स्पीकर स्पीकर का कार्य नहीं करता है। साथ में ही आपको ये याद रखना है कि he can participate इन लोकसभा वो लोकसभा में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन स्पीकर के पद पर कार्य नहीं कर सकता। लोकसभा में क्यों पार्टिसिपेट करेगा? क्योंकि वो स्पीकर के लिए उसको रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है कि ये स्पीकर नहीं रहेंगे, लेकिन वो अपनी लोकसभा की सदस्यता नहीं खोता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो क्या होता है, इस जो भी इसकी प्रोसीडिंग्स होती है उसमें वो हिस्सा ले सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। नोट हो गया? हाँ आयुष बोलो।